नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। पारिवारिक विवादों के बढ़ने के कारण कौन कौन सी धारा में होते हैं मुकदमे पंजीकृत। सीनियर एडवोकेट जेबा खान ने बताया, विवादों का कारण पारिवारिक न्यायालय में किस तरह सुलझाए जाते हैं मुकदमे, पुलिस क्या करती है कार्यवाही। नमस्कार, इस टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच में अधिवक्ता जेबा खान जी बैठी हुई हैं, जो कि पारिवारिक न्यायालय के अधिवक्ता हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से अभी देखा जाए तो पारिवारिक जो विवाद हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोग कचहरी में अगर देखा जाए तो बहुत भीड़ रहती है। तो हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके के यहाँ पर केसेस आते हैं, कैसे लोग आते हैं। तो इसको लेकर के हम अभी चर्चा करेंगे। जेबा जी आपको बताएंगी, जो अधिवक्ता हैं वो बताएंगे कि किस तरीके के यहाँ पर परिवार जो विवाद हैं उनको लेकर के कैसे कैसे केसेस आते हैं। सबसे पहले तो वकील साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार अपना परिचय दें। मैं जेबा खान एडवोकेट, फैमिली कोर्ट, चैम्बर नंबर 61 लखनऊ में हूँ। प्रैक्टिस करती हूँ और लगभग मुझे 22-23 साल हो रहा है प्रैक्टिस करते हुए। स्टूडेंट लाइफ से ही आती थी वकालत में। हमारी फैमिली भी बैकग्राउंड वकालत में। ये बताइए कि जिस तरीके से आज का समय जो है वो देखा जाए तो लगातार परिवार में विवाद बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का शादी होती है, थोड़े दिन बाद ही विवाद शुरू हो जाता है, फैमिली कोर्ट के लोग चक्कर लगाने लगते हैं। तो कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं। जिस तरीके से आपकी सीनियरिटी है तो आपने 22 सालों में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, लेकिन अभी अगर कुछ समय की बात करी जाए तो लगातार ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इनका क्या कारण है और कैसे केसेस हैं? फैमिली कोर्ट में मैट्रिमोनियल मैटर जितने भी आते हैं उसमें अधिकतर ईगो प्रॉब्लम बहुत होता है। आजकल कोई किसी को बर्दाश्त करना नहीं चाहता है। फैमिली में पहले छोटी छोटी बातें होती थी, पेरेंट्स समझाते थे, फैमिली में मैटर सॉर्ट आउट करते थे। लेकिन अब क्या होता है, छोटी सी बात होती है तो फैमिली में लोग ईगो बना करके उसको कहते हैं मैं 498 करा दूंगा। ये जो मैटर है इसमें मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा लायबल है। ईगो प्रॉब्लम के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ग आते हैं जो वाकई में बहुत पीड़ित होते हैं, जो बहुत परेशान होते हैं और यहाँ आने के बाद भी वो लोग लड़ाई करते रहते हैं। उनको अगर अच्छी गाइडलाइन दी जाए, अच्छे से समझाया जाए तो मुझे लगता है कि मैटर बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट में एडीआर है या फैमिली कोर्ट में मेडिएशन सेंटर है, जो हमारे काउंसलर हैं वो भी यही कोशिश करते हैं कि हम लोग मैटर को सॉर्ट आउट करें और मैट्रिमोनियल मैटर जितने भी हैं, लड़ाई झगड़े, उनको दरकिनार करके आपस में मेल मिलाप करा दें। बहुत लोग कोशिश करते हैं, इवन मैं भी प्रयास करती रहती हूँ ये कि लोग आपस में मिल के रहें, फैमिली बसी रहे, टूटे ना। लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो इश्यूज इतने बना लेते हैं आपस में छोटी छोटी बातों के कि वो झुकना नहीं चाहते और सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, इसलिए ये मैटर बहुत बढ़ जाता है। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जैसे पुलिस के पास लोग जाते हैं, जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर जाती हैं, और इसमें कि कौन कौन सी मुख्य धाराएं हैं जो कि लगाई जाती हैं, कि ससुराल वालों पर लगाई जाती है ससुराल पक्ष के लिए। तो ऐसी कौन कौन सी धाराएं हैं और कौन सी ऐसी धारा है जिसमें जमानत नहीं हो सकती है, जिसमें सजा हो सकती है? देखिए, अमूमन ये होता है कि जब पुलिस के पास जाती हैं लेडीज़ एफआईआर कराने के लिए तो 498, 323, 504, 506 आईपीसी एवं 3/4 डीपीए, तो ये तो लोग अमूमन लगाते हैं जैसे कॉमन धारा हो गई। इसके अलावा कुछ ऐसे मैटर्स मेरे सामने आए हैं जिसमें 313 है, जिसमें कि ज़मानत होना मुश्किल होती है। 377 है, वो भी ज़मानत होना। 313 में ये होता है कि मिसकैरेज दिखाते हैं लोग, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है। बहुत से ऐसे लिटिगेशंस आते हैं महिलाएं जिनके पास प्रूफ नहीं होता है, और बहुत से ऐसे आते हैं जो भी प्रूफ आते हैं, जो प्रूफ सहित आते हैं उसका तो कंफर्म है कि हाँ होता है। 377 लगा देते हैं। अननेचुरल सेक्स लगाते हैं। अननेचुरल सेक्स हुआ या नहीं हुआ वो तो हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर है ना, उसको कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि वो क्या है। बट अगर लग गया है तो जमानत होना मुश्किल होती है उसमें। और फैमिली में ये होता है कि एक बंदा भी मान लिया कोई गलती कर रहा है, कोई बहनें हैं दूर दूर तक रहती हैं जिनको ननद दिखाते हैं या और पारिवारिक लोग हैं, सबको इन्वॉल्व कर देते हैं। इंटेंशन एक से है, झगड़ा एक से है, आपका ईगो इशू है, कोई और विवाद है, उसके अलावा पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर देते हैं, जो कि बेटर नहीं है। लेकिन अब आज की जनरेशन क्या हो गई है, छोटी छोटी बातों को लेकर पूरी फैमिली के खिलाफ एफआईआर लिखाने चल देती है। जिस तरीके से अगर देखा जाए केसेस में जो कि पारिवारिक न्यायालय है, तो इसमें अगर वाकई में पीड़ित है तो उसको किस तरीके से कैसे समझते हैं। जो यहाँ पर जो जजेस बैठे हैं वो किस तरीके से समझते हैं, कैसे क्या न्याय लोगों को मिलता है, या आपका क्या कहना है कि जो पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है, क्या उसी के आधार पे केसेस फाइनल?
नहीं नहीं, पुलिस के आधार पे नहीं होते हैं। पुलिस के आधार पे तो क्रिमिनल ऑफेंस है, वो तो सीधा चला जाता है क्रिमिनल कोड में। और यहाँ पे फैमिली मैटर होते हैं। यहाँ पे 10-11 कोड है और कोड भी बहुत कोऑपरेशन देते हैं। जितने भी हमारे जजेस आए हुए हैं, हमारे प्रिंसिपल जज हैं या हमारे एडिशनल जज हैं, सारे लोग बहुत कोऑपरेशन देते हैं। इवन पार्टी को सिर्फ समझाते भी हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं ताकि उनमें आपस में मेल मिलाप हो जाए और उनका परिवार बसा रहे। इस तरह की बहुत कोशिश। जजेस भी काफ़ी कोऑपरेशन दे रहे हैं और काफ़ी काउंसलिंग करते हैं। इवन कोर्ट रूम, ओपन कोर्ट रूम में हमारे जजेस, हमारे प्रिंसिपल जज बहुत अच्छे हैं, वो बराबर काउंसलिंग करते हैं। एडिशनल जजेस भी बहुत अच्छे हैं हमारे, 7th है, 1st है एंड अदर जजेस, सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। हमारे यहाँ पे फैमिली कोर्ट नहीं है, ये फैमिली जैसा ही है। और फैमिली कोर्ट में बहुत लोग एक दूसरे को कोऑपरेशन देते हैं, बहुत परिवार बसाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि परिवार एक ऐसा स्तंभ होता है, जब टूटता है ना तो 2 परिवार टूटते हैं, 2 खानदान टूटते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आते हैं। इवन आने वाली जनरेशन पे कुप्रभाव पड़ता है कि लोग कहते हैं इनकी मदर ने तलाक ले लिया, इनके यहाँ मुकदमा चल रहा है। बच्चों के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है, बच्चों के ब्रेन पे बैड इफेक्ट पड़ता है। पता लगा पेरेंट्स मुकदमा करते हैं, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब होती है। कुछ बच्चे माँ के पास हैं, कुछ बच्चे बाप के पास हैं, इस तरह बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ और कामना करती हूँ ईश्वर से कि सभी की फैमिली बसी रहे, बाकी तो ईश्वर ही जाने। वकील साहब, एक और आपसे सवाल था, आखिरी सवाल है मेरा, कि जिस तरीके से महिलाओं की अगर बात करी जाए तो महिलाएं मुकदमा लिखाती हैं जिनके 498 या जो भी आपने धाराएं बताई, लेकिन अगर पुरुष की बात करी जाए कि पुरुष कहीं से पीड़ित है और उसके साथ महिला कोई किसी तरीके का अत्याचार कर रही है, या उनके परिवार वाले महिला के मायके वाले कुछ अत्याचार कर रहे हैं, उसके बाद तो पुरुष को क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत से पुरुष हैं जो भी कंधे अपनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग कंप्लेंट में चले जाते हैं या नहीं भी जाते। कुछ लोग चाहते हैं मैट्रिमोनियल, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जैसे कि मान लीजिए मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ, पुरुष मेंटेनेंस आप किसे दे रहे हो? अपनी पत्नी को दे रहे हो, अपने बच्चों को दे रहे हो। अगर आप यही चीज़ें आराम से घर बैठ के हैंडल कर लो तो यहाँ तक क्यों आना हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पुरुष चाहते हैं कि हम भी कोई कार्रवाई करें तो उनके लिए भी कानून है, वो करते हैं कार्रवाई। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं, बहुत लोग विदाई का दावा करते हैं, बहुत लोग तलाक का दावा करते हैं। और कुछ ऐसे भी परिवार आते हैं जो आपस में उन्होंने तय कर लिया, यहाँ की काउंसलिंग हो गई, वो 13 भी लेते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें आकर के आपस में सहमति से तलाक ले लेते हैं, अपना अपना सामान और अपना अपना पैसा वन टाइम ले लेते हैं और ख़त्म करते हैं रिश्तों को। आगे रिश्ते चलाने की उनके लिए ऑप्शन है कि आगे कुछ और देखें दोनों लोग। लेकिन जीवन भर मुकदमा लड़ना और एक दूसरे को बुढ़ा कर देना या मेंटल हैरेसमेंट करते रहना, इन सब चीज़ों से कोई खास फायदा नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ खास फायदा। अगर तलाक हो जाती है, मान लीजिए बच्चे हैं, तो बच्चों का हक क्या तलाक के बाद भी मिलता है या बच्चों का हक खत्म हो जाता है? नहीं, बच्चों का हक तलाक के बाद भी मिलेगा। पत्नी से तलाक होती है, बच्चों से तलाक नहीं होती है। बच्चों का अगर नेचुरल गार्जियन है, नेचुरल फादर है, वो पेरेंट्स है उसका, तो उसका पूरा अधिकार है, वो उसको कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण शिक्षा दीक्षा पे विशेष ध्यान दे। क्योंकि उसके बच्चे उसी के कहलाएंगे, वो चाहे जिस जगह भी रहे, बच्चे उसी के कहलाएंगे, वो बच्चों का फादर वही कहलाएगा। देन पत्नी अगर दूसरी शादी भी कर लेगी तो जो बच्चे उस फादर से हैं वो बच्चे उसी के कहलाएंगे। तो उनकी ये लायबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें और अपनी लायबिलिटी को पूरा। धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारियाँ दी आपने, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी जानकारी नहीं थी जो कि आज आपके माध्यम से मिली है। इस बात के लिए हम आपको अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। और आगे जो भी जिस तरीके से अगर बात करी जाए अभी, अगर इस वक्त, तो अभी यहाँ पर कितने जो पारिवारिक न्यायालय है इसमें कितने पेंडिंग होंगे मुकदमे, या आज की अगर बात करी जाए आज का जो काम रहा, जिस तरीके से वर्क रहा, तो आज किस तरीके का वर्क? देखिए, वर्क तो रोज ही होता है और कोई ना कोई केस आते रहते हैं। यहाँ तो मुझे लगता है कि 50, 60, 70 केस पर डे फाइल होते हैं। मुझे लग रहा है आजकल की क्रिमिनल मैटर्स को देखते हुए मैट्रिमोनियल मैटर का क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जबकि हमारे जजेस बहुत फास्ट वर्क कर रहे हैं, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं उनको, जल्दी जल्दी डिसाइड भी करा रहे हैं। तो बहुत पुराने मुकदमे उनमें 15 दिन की 20 दिन की ऐसे डेट लगा करके उनको डिसाइड भी करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ काम नहीं हो रहा, बहुत प्रयास किया जा रहा है। हम लोग घर टू घर जा करके तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ जो लोग आते हैं उनको समझाते भी हैं और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करते हैं। और उसमें जो यहाँ पे जजमेंट होते हैं वो भी बहुत अच्छे जजमेंट होते हैं और उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।